हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम की बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन विटाल कैपेसिटी एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। विटाल कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे और इसके क्या सिग्निफिकेंस है। विटाल कैपेसिटी मीन्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम ब्रीथ कर सकते हैं और आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट कर सकते हैं, इसे विटाल कैपेसिटी कहते हैं। इस वैल्यू के अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। इन तीनों वैल्यू को टोटल करने पर हमें विटाल कैपेसिटी मिलेगी और स्पायरोग्राम में भी, स्पायरोग्राम को देखकर भी इस वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट किया। विटाल कैपेसिटी को कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगी 4600 ml वैल्यूज। इस वैल्यू को स्पायरोमीटर मेजर कर सकता है। इससे क्लू मिलता है कि लंग में कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी डिजीज है तो उसका पता कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। State the volume of air remaining in the lungs after a normal breathing। में जब हम पल्मोनरी वॉल्यूम पढ़ रहे थे तो डीप ब्रीदिंग की बात आई थी कि डीप ब्रीदिंग, आफ्टर डीप ब्रीदिंग के बाद में अगर कोई लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम रह जाती है तो उसे कहते हैं रिजर्व वॉल्यूम या रेजिड्यूल वॉल्यूम। अब नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद अगर वॉल्यूम कुछ एयर का लंग्स में रह जाता है तो उसे कहते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। अब इस वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसे ही हम स्पायरोग्राम देखते हैं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम को टोटल करने के बाद में जो हमें वैल्यू मिलेगी 2300 ml, उससे हम फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मल ब्रीदिंग यानी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को टोटल करने पर हमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम के बाद जो है एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम को टोटल करने से हमें मिलेगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और स्पायरोग्राम देखकर इजीली ये वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी कितनी है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी 3500 ml और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल मिलेगी 1600 ml। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन विटाल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। दोनों ही विटाल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है ओनली आरवी वैल्यू का है। रिजर्व वॉल्यूम का जो है रेजिडुअल वॉल्यूम का डिफरेंस। विटाल कैपेसिटी हमने देखा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ब्रीद इन कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में कितना ब्रीद आउट करते हैं तो वो विटाल कैपेसिटी है। और टाइडल वॉल्यूम जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड होता है तब लंग्स पर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट कर सकते हैं उसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। दोनों ही वैल्यू इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, विटाल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। विटाल कैपेसिटी इन तीनों वैल्यूज को मिला के है, और यानी रिजर्व वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम जो है बस इन दोनों में इस रेजिडुअल वॉल्यूम का डिफरेंस है। ये वैल्यूज टोटल लंग कैपेसिटी आएगी। मेल के लिए है ये वैल्यू 5800 ml और 4600 ml है विटाल कैपेसिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Diffusion of gases occur in the alveoli region only and not in the other part of respiratory system. Why? एल्वुलाई रीजन में ही क्यों गैसेस का डिफ्यूजन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अदर पार्ट्स में क्यों नहीं है। एल्वुलाई जो है हाईली परमेबल होती है और ये स्क्वेमस एपिथेलियम की थिन लेयर से बनी हुई होती है। एल्वुलाई ही वह साइट है जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिंपल डिफ्यूजन मेथड से जब हवा अंदर जाती है तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है, तो प्रेशर और कंसंट्रेशन डिफरेंसेस की वजह से एक ग्रेडियंट बन जाता है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है ज़्यादा होता है और लंग्स का कम होता है। इसके अलावा एल्वुलाई और एल्वुलाई के चारों तरफ जो कैपिलरीज है या जो टिश्यू है, तो एल्वुलाई में तो हाई पार्शियल प्रेशर होता है और टिश्यूज में कम होता है। तो जो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वुलाई का है 104 mmHg और टिश्यू का जो है एल्वुलाई का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg है। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है एल्वुलाई से टिश्यू की तरफ होगा ऑक्सीजन का,
और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो है डिफ्यूजन टिश्यू से एल्यूलाई की तरफ होगा, क्योंकि एल्यूलाई में 40 mmHg पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है और जो टिश्यू में है 45 mmHg, यानी टिश्यू में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा टिश्यू में होता है, इसलिए टिश्यू से एल्यूलाई की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What will be the partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2 in the atmosphere air compared to those in the alveoli air? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एल्यूलाई और टिश्यू की पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बारे में देखा। अब एटमॉस्फेयर और एल्यूलाई की वैल्यूज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यूज देखते हैं तो जो एटमॉस्फेयर की है जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 mmHg है और एल्यूलाई का 104 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्यूलाई की तरफ आएगी। अब ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो 0.3 mmHg जो कि कम है और एल्यूलाई का है 40 mmHg जो कि ज्यादा है, यानी ज्यादा से कम की तरफ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूलाई से एनवायरमेंट की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी। और सिंपल हम ब्रीदिंग प्रोसेस भी यही होता है कि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो सेम, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर का हायर है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर का कम है एल्यूलाई की तुलना में। तो ये इसका आंसर जाएगा। धन्यवाद।